नमस्कार दोस्तों, इजी वे लर्निंग चैनल पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम लूसेंट सीरीज के अंतर्गत पर्यावरण पारिस्थितिकी का पहला वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं, जो है पर्यावरण एवं सतत विकास पर आधारित है। यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण सिद्ध होगा। आइए तो दोस्तों शुरू करते हैं। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति एक फ्रेंच शब्द एनवेरोनर से हुई है, जिसका अर्थ है घेरना या घिरा हुआ होता है। प्रत्येक जीव अपने विशिष्ट परिवेश में रहता है। जीव एवं उसका परिवेश एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। किसी जीव या जीवों का यही परिवेश पर्यावरण कहलाता है। यानी सजीवों, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, सूक्ष्म जीवों आदि के आसपास अथवा उनके चारों ओर उपस्थित आवरण ही पर्यावरण है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। पर्यावरण एक भौतिक एवं जैविक संकल्पना है, अतः इसमें पृथ्वी के भौतिक या अजैविक तथा जैविक संगठनों को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि पर्यावरण स्थिर नहीं रहता। जैविक और अजैविक दोनों ही घटकों में परिवर्तन होता रहता है। अधिकांश परिवर्तनों को जीवधारी सहन कर लेते हैं। जिस सीमा तक जीवधारी वातावरण में हुए परिवर्तन को सहन कर लेते हैं, उसे सहनशीलता परास कहा जाता है। पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक होता है प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा होता है मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है? इसका अभिप्राय प्राकृतिक परिवेशों से है, अर्थात भूमि, जल, वायु, पादप और जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इसके अंतर्गत स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल को समाहित किया जाता है। मानव निर्मित पर्यावरण। दोस्तों, मनुष्य ने प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हुए अपनी आवश्यकताओं और सुविधाओं को ध्यान में रखकर कुछ निर्माण एवं परिवर्तन किए हैं। इस प्रकार मानव द्वारा निर्मित परिदृश्य मानव निर्मित पर्यावरण कहलाता है। फसल उत्पादन, वाणिज्यिक व्यापारिक संकुल, औद्योगिक संकुल एवं परिवहन संकुल आदि को इसके अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। पर्यावरण के संगठक देख लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। दोस्तों, पर्यावरण के संगठकों को तीन प्रमुख प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला है भौतिक या अजैविक संगठक, दूसरा है जैविक संगठक और तीसरा है ऊर्जा संगठक। भौतिक या अजैविक संगठक क्या होता है? देखिए, इसके अंतर्गत स्थल, वायु तथा जल एवं उनके उप संगठकों को सम्मिलित किया जाता है। जैविक संगठक क्या होता है? इसके अंतर्गत पादप, मनुष्य समेत जंतु एवं सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया जाता है। ऊर्जा संगठक, इसके अंतर्गत सौरिक ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा को सम्मिलित किया जाता है। पर्यावरण की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, इसको देख लेते हैं। पहला है जैविक एवं अजैविक तत्वों के योग को पर्यावरण कहते हैं, यानी पर्यावरण में जैविक और अजैविक दोनों तत्व सम्मिलित होते हैं। दूसरा, जैविक विविधता, प्राकृतिक वास तथा ऊर्जा किसी पर्यावरण के मुख्य तत्व होते हैं। तीसरा, पर्यावरण में समय तथा स्थान के साथ परिवर्तन होता रहता है। चौथा, पर्यावरण अपने जैविक पदार्थों का उत्पादन करता है, जो विभिन्न जलवायु एवं विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। पांचवा, पर्यावरण जैविक एवं अजैविक पदार्थों के व्यवहारिक संबंध पर आधारित होता है। पर्यावरण की कार्यवाही ऊर्जा संचार पर निर्भर करती है। पर्यावरण सामान्यतः पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करने की ओर अग्रसर रहता है। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एक अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग प्रणाली है जो पर्यावरणीय स्थिति और देशों की स्थिरता को मापता है। पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक को एक द्विवार्षिक सूचकांक के रूप में वर्ष 2000 में येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के सहयोग से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा पर्यावरण स्थिरता सूचकांक के रूप में शुरू किया गया था। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक टीम पर्यावरणीय डेटा को ऐसे संकेतकों में बदल देती है जो देशों का मूल्यांकन
0 से 100 सबसे निम्न से सर्वश्रेष्ठ, यानी 0 सबसे निम्न को प्रदर्शित करता है और 100 अंक सर्वश्रेष्ठ को प्रदर्शित करता है, के पैमाने पर करते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022। वर्ष 2022 की रैंकिंग में डेनमार्क शीर्ष पर था। यूनाइटेड किंगडम एवं फिनलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर थे। वर्ष 2022 पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक में 180 देशों की सूची में भारत सबसे नीचे था। वर्ष 2020, 2018 एवं 2016 की सूचकांक में भारत क्रमशः यानी 2020 में 168वें स्थान पर, 2018 में 170वें स्थान पर और 2016 में 141वें स्थान पर था। दोस्तों, जिन परीक्षाओं में करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है, उन परीक्षाओं के लिए जो है परीक्षा में जाते समय जो है उस विशेष वर्ष के जो है डेटा को याद रखना आवश्यक होगा। जैसे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है तो उस विशेष ईयर के जो है अपडेट आंकड़े अवश्य देख लीजिएगा। पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो समिट। स्टॉकहोम सम्मेलन वर्ष 1972 में हुआ। इसकी 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में संपन्न हुआ। यह संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के दौरान वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना की गई, जो अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश से देश निधि UNFCCC के तहत निधि उपलब्ध कराती है। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 की मुख्य उपलब्धि एजेंडा 21 समझौता है। यह प्रश्न आता है कि एजेंडा 21 का संबंध किससे है, तो एजेंडा 21 का संबंध जो है पर्यावरण से है। एजेंडा 21 पारिस्थितिकी विनाश तथा आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल देता है। एजेंडा 21 के मुख्य रूप से 4 उद्देश्य हैं। पहला, जैव विविधता का संरक्षण एवं संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण करना। विकासशील देशों में गरीबी निवारण व जनसंख्या नियंत्रण। पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल। सबको खाद्य, स्वच्छ जल व सामाजिक सुरक्षा। पृथ्वी सम्मेलन देख लेते हैं। रियो +5 1997 ईस्वी में न्यूयॉर्क USA में हुआ। रियो +10 2002 ईस्वी में जोहान्सबर्ग अफ्रीका में हुआ। रियो +20 2012 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में संपन्न हुआ। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियमों की चर्चा कर लेते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT की स्थापना भारत सरकार द्वारा 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना भारत सरकार द्वारा 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन जून 1972 स्टॉकहोम के निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत में पारित किया गया। इसे छाता विधान, अम्ब्रेला कानून भी कहते हैं। भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया। दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी कार्बन और माफ कीजिएगा दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी की घटना 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनाइड मिग गैस के रिसाव के कारण हुई थी। ऐसे भारतीय उत्पाद जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं उसे इकोमार्क प्रमाण पत्र दिया जाता है। इकोमार्क प्रमाण पत्र देना 1991 से प्रारंभ किया गया। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया है। पर्यावरण पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन 1972 में स्टॉकहोम
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। 22 जुलाई 2010 को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया है। अब इसके स्थान पर आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति शब्द रखा गया है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार जो जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है के अनुरूप है। इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन 18 अक्टूबर 2010 को किया गया। विभिन्न संगठन एवं संस्थान देख लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप, यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1972 में की गई, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 में की गई और इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। दूसरा महत्वपूर्ण संगठन है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी की स्थापना 1958 में नागपुर में की गई। नागपुर दोस्तों कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इसके 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एवं हैदराबाद में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है वाटर सप्लाई, दूसरा सीवरेज प्लांट, तीसरा औद्योगिक प्रदूषण से संबंधित बीमारियों की रोकथाम करना, इसके लिए शोध एवं विकास के कार्यों को करना, यानी औद्योगिक प्रदूषण से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनकी रोकथाम के लिए शोध और विकास का कार्य जो है करना नीरी का महत्वपूर्ण उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तीसरा संगठन है राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण NEA, नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत की गई। इसका गठन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसकी स्थापना का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्षेत्रों के प्रतिबंध हेतु किसी भी उद्योग संचालन या प्रक्रियाओं की श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई करना है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन 17 मार्च 1951 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नाम से अस्तित्व में आया। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्य कार्य पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करना है। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी, इसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 को हुई। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय एजेंसी है। इसका संबंध मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी नियमों के निर्माण एवं प्रवर्तन से है। नोट, गैर सरकारी पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। इसके कार्यालय 55 से अधिक देशों में स्थापित हैं। अगला संगठन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप, इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1972 में हुई, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 में हुई और यूनेप का मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। अब दोस्तों देख लेते हैं मानव पर्यावरण संबंधी अवधारणा क्या है। दोस्तों आदिकाल से लेकर वर्तमान काल तक मानव और पर्यावरण के मध्य संबंध परस्पर सहभागिता एवं स्वावलंबन पर आधारित रहा है। विभिन्न विचारकों, भूगोलविदों एवं पर्यावरणविदों ने मानव पर्यावरण के मध्य बदलते संबंध को एक विचारधारा के रूप में विश्लेषित किया, जो पर्यावरण की विभिन्न अवधारणाओं के रूप में प्रकट किए गए हैं। कुछ प्रमुख अवधारणाओं की चर्चा कर लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। जैसे पहला है नियतिवादी अवधारणा। दोस्तों एक भूगोलविद हुए हैं और पर्यावरणविद हुए हैं, F. रैडजिल हुए हैं। F. रैडजिल ने मानव एवं पर्यावरण संबंध में नियतिवादी अवधारणा को जन्म दिया।
नियतिवादी अवधारणा को जन्म किसने दिया? एफ रेडजेल ने दिया। इनके अनुसार मानव जीवन को प्रकृति पर पूर्णतः निर्भर माना गया है। इनके अनुसार मानव जीवन को प्रकृति पर पूर्णतः निर्भर माना गया है, अर्थात मानव की उन्नति, अवनति एवं विकास की दर पर्यावरण पर निर्भर करती है। दूसरे शब्दों में यह उपागम प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है के सिद्धांत पर आधारित है। इस अवधारणा में पर्यावरण एवं प्रकृति सक्रिय है और मानव निष्क्रिय है। इस सिद्धांत का प्रभुत्व 1920 तक बना रहा। इसके समर्थक हम्बोल्ट, कार्ल रिटर जैसे भूगोलवेत्ता रहे हैं। इस अवधारणा की आलोचना विशेष रूप से फ्रांस के भूगोलवेत्ताओं ने की। अगली महत्वपूर्ण अवधारणा है संभववादी अवधारणा। विडाल डी लाब्लाश ने नियतिवादी अवधारणा के ये आलोचक हैं। और विडाल डी लाब्लाश ने ही संभववादी अवधारणा को प्रस्तुत किया। इस अवधारणा के समर्थकों में ब्रूंज, ई साबोमेन, एल्फेब्रेवा, डिमोंजिया जैसे भूगोलवेत्ताओं का नाम आता है। इसके अनुसार मानव को पर्यावरण का एक सक्रिय अभिकर्ता माना जाता है। मनुष्य पर्यावरण को इतना परिवर्तित कर सकता है कि परिवर्तित पर्यावरण मनुष्य एवं उसके समाज हेतु अनुकूल हो जाए। यानी मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है एवं उसमें हर प्रकार के परिवर्तन कर सकता है। नोट, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एल्फेब्रे ने किया था। तीसरा है नवनियतिवादी अवधारणा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नवनियतिवादी अवधारणा को अच्छे से समझ लेते हैं। नवनियतिवादी अवधारणा, यह अवधारणा दोनों ही अतिवादी अवधारणाओं का खंडन करती है। यानी यह अवधारणा नियतिवादी अवधारणा और संभववादी अवधारणा दोनों का खंडन करती है। ग्रिफिथ टेलर एवं OH के स्पेड जैसे भूगोलवेत्ताओं ने प्रकृति की एक पक्षीय दोहन की आलोचना की और बताया कि प्रकृति का अत्यधिक दोहन विनाशकारी हो सकता है। उन्होंने प्रकृति के संदर्भ में रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो की नीति अपनाने को कहा। दोस्तों, ये प्रश्न आता है कि रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो की नीति जो है किस अवधारणा का मुख्य विषय है? तो ये नवनियतिवादी अवधारणा का विषय है कि रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो की नीति अपनाने को कहा गया है। बताया गया है कि प्रकृति की अपनी सुंदरता है, अपनी सीमाएं हैं, अतः हमें चाहिए कि हम प्रकृति को समझने का प्रयास करें, उसके बाद अपने विकास की नीतियों का निर्धारण करें। वस्तुतः टिकाऊ या सतत विकास नवनियतिवादी अवधारणा से ही संबंध रखती है। प्रश्न पूछा जाता है कि टिकाऊ या सतत विकास का संबंध किससे है? तो हम बताएंगे कि टिकाऊ या सतत विकास का संबंध नवनियतिवादी अवधारणा से है। अगला है सांस्कृतिक निश्चयवाद की अवधारणा। सांस्कृतिक निश्चयवाद के जनक प्रोफेसर कार्ल ओ सावर थे। दोस्तों, एक बार फिर देख लेते हैं। सांस्कृतिक निश्चयवाद के जनक प्रोफेसर कार्ल ओ सावर थे। इनके अनुसार मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपनी तकनीक का विकास करता है तथा अपनी संसाधनों का उपयोग करता है। इस अवधारणा में मानव की सक्रियता पर बल दिया गया है। उनके अनुसार मानव स्वयं अपना इतिहास रचता है, हमारी संस्कृति हमारी वर्तमान परिस्थितियों व आर्थिक उन्नति को निर्धारित करती है। सांस्कृतिक निश्चयवाद की अवधारणा विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकप्रियता प्राप्त की। अगला है पारिस्थितिकी अवधारणा। यह अवधारणा पारिस्थितिकी के आधारभूत सिद्धांतों पर आधारित है तथा यह मनुष्य एवं प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंधों पर बल देता है। इसके अनुसार मनुष्य एवं प्रकृति का एक दूसरे के साथ सामंजस्य एवं अवलंबन का संबंध होना चाहिए, न कि विनाशी संबंध। मनुष्य सभी जीवों में श्रेष्ठ है, अतः उससे इस ग्रह के प्रबंधक की भूमिका की अपेक्षा की जाती है। यह प्रबंधन पारिस्थितिकी संतुलन को कायम करेगा। हमारा पर्यावरण एक बंद तंत्र है, इसके संसाधन सीमित हैं, जिनके निर्माण की प्रक्रिया धीमी है, अतः इन संसाधनों का उपयोग उचित तरीके से एवं विवेकपूर्ण होना चाहिए। पर्यावरण में एक अंतर्निर्मित स्वतः नियंत्रक क्रियाविधि होती है जिसे होम्योस्टैटिक क्रियाविधि कहते हैं। मनुष्य अपने क्रियाकलापों द्वारा इसमें परिवर्तन करता है। जब यह परिवर्तन
सहन सीमा से अधिक हो जाता है तो विभिन्न भयावह समस्याएं उत्पन्न होती हैं जो मनुष्य सहित पूरे प्रकृति के लिए विनाशक होती हैं। राष्ट्र का विकास एवं स्थिरता पारिस्थितिकी स्थिरता पर निर्भर होता है। दोस्तों, अमेरिका की प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता मिस सैम्पल के अनुसार मानव अपने पर्यावरण की उत्पत्ति है। मिस सैम्पल के अनुसार मानव अपने पर्यावरण की उत्पत्ति है। चार्ल्स डार्विन के अनुसार मानव अपने पर्यावरण में संघर्ष करके वर्तमान स्वरूप में पहुंचा है। सतत विकास मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इसको अच्छे से समझने की आवश्यकता है। पेपर की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देख लेते हैं दोस्तों, सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सतत विकास निर्वहनीय, निरंतर अथवा अस्थायी विकास शब्द का प्रयोग, इसको समझ लें। सतत विकास आ जाए या निर्वहनीय विकास या निरंतर विकास अथवा अस्थायी विकास शब्द का प्रयोग पहली बार IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स ने अपनी रिपोर्ट विश्व संरक्षण रणनीति में किया था। 1987 में WCED वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट में इस शब्द की परिभाषा और कार्य पद्धति की व्याख्या की, जिसे कि यूएनओ ने स्वीकार कर लिया है। इस रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास वह विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। यानी आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही निर्वहनीय या सतत विकास है। दोस्तों, अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, समझ में आ रहा हो, तो हमारे चैनल इजी वे लर्निंग चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इसका लाभ और अधिक से अधिक लोग उठा सकें। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में घोषित एजेंडा 21 रियो घोषणा में सतत विकास के प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया। 2012 के रियो 20 सम्मेलन के घोषणा पत्र का शीर्षक द फ्यूचर वी वांट था। ये क्वेश्चन आता है कि 2012 के रियो 20 सम्मेलन की घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था, तो इसका शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। इस सम्मेलन में भारत ने हरित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया। नोट, सतत विकास या स्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक ब्रटलैंड महोदय थे। सतत विकास या स्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक ब्रटलैंड थे। अस्थायी विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा कर लेते हैं। जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान इम्फाल मणिपुर में है। जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान इम्फाल मणिपुर में है। सतत विकास के 4 मानक हैं: अंतर पीढ़ीगत, समता अंतर पीढ़ीगत, फिर से देख लेते हैं, अंतर पीढ़ीगत समता, फिर अंतरा पीढ़ीगत समता, लैंगिक असमानता एवं वहन क्षमता, नवीकरणीयता, प्रतिस्थापन, अंतर्निर्भरता, अनुकूलनशीलता एवं संस्थागत प्रतिबद्धता सतत विकास के मूलभूत विचार हैं। सौर ऊर्जा पृथ्वी पर सभी जीवधारियों के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा के गैर पारंपरिक एवं नवीकरणीय स्रोतों का प्रयोग स्वच्छ ईंधन, पर्यावरण हितैषी तकनीक, पारिस्थितिकी संरक्षण, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, स्थानीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय शासन की मजबूती आदि सतत विकास को प्राप्त करने की प्रमुख रणनीतियां हैं। दोस्तों, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक 2014 से 2023 तक संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल है। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक 2014 से 2023 संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल है। अब पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस और सप्ताह तथा माह की चर्चा कर लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिए, पढ़िए। पहला है विश्व जलमग्नता दिवस। विश्व जलमग्नता दिवस आर्द्र भूमि या विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व जल भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व वेटलैंड दिवस या विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों और हमारे ग्रह के लिए वेटलैंड्स की महत्वपूर्ण भूमिका यानी आर्द्र भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाई जा सके।
इस दिन को 2 फरवरी 1971 को ईरान के रैमसर शहर में कैस्पियन सागर के किनारे वेटलैंड्स पर कन्वेंशंस के अपनाए जाने की तारीख के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, अक्टूबर 2025 तक भारत में कुल 94 रामसर साइटें हैं जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आद्य भूमि हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसी दिन चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तंबाकू मुक्त दिवस 31 मई को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। विश्व भूगर्भ जल दिवस 10 जून को मनाते हैं। मरुस्थलीकरण एवं अनावृष्टि की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 जून को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व प्राकृतिक आवास दिवस 3 अक्टूबर को मनाते हैं। वन्य जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व शाकाहार दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस 13 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह 19 अक्टूबर से 18 नवंबर तक मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाते हैं। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 28 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। और वन महोत्सव जुलाई एवं फरवरी का प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। दोस्तों, वर्ष 1987 की हमारी साझा भविष्य नामक रिपोर्ट द ब्रटलैंड रिपोर्ट में सतत विकास की आधुनिक अवधारणा प्राप्त की गई है। वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुए प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन में 21वीं शताब्दी में सतत विकास की प्राप्ति के लिए बनाई गई कार्य योजना एजेंडा 21 कहलाती है। रियो सम्मेलन में एजेंडा 21 के अलावा पर्यावरण एवं विकास संबंधी रियो घोषणापत्र तथा वनों के टिकाऊ प्रबंधन के लिए वक्तव्य सिद्धांत पर भी सहमत बनी थी। रियो +10 जोहान्सबर्ग सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन 2020 पृथ्वी सम्मेलन 2002 जो कि 2002 में हुआ, एजेंडा 21 के क्रियान्वयन का लक्ष्य दोहराने के साथ ही सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य MDG को लागू करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। रियो +20 रियो ब्राजील 2012 में मुख्यतः 3 तथ्यों पर बल दिया गया था: गरीबी में कमी लाना, स्वच्छ ऊर्जा एवं सतत विकास करना। रियो +20 में सतत विकास के संबंध में 7 क्षेत्रों का चयन किया गया: रोजगार, ऊर्जा, संपूर्ण फ्री शहर, खाद्य सुरक्षा, जल, समुद्र और आपदा प्रबंधन। द फ्यूचर वी वांट रियो +20 सम्मेलन का संपूर्ण दस्तावेज है। इसमें सतत विकास लक्ष्यों SDG को सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य MDG की समाप्ति के साथ लागू करने की बात की गई है। 17वें संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क 2015 में MDG के स्थान पर SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 को लागू किया गया। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व पर्यावरण 2025 की थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण खत्म करना, एंडिंग ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन था, जिसका उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण के वैश्विक मुद्दे को संबोधित करना और प्लास्टिक के अत्यधिक उत्पादन और उपयोग को कम करना। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी प्रोग्राम की शुरुआत
ऑस्ट्रेलिया ने की। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक मसानोबु फुकुओका को माना जाता है। विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय 23 मार्च 1950 को लागू हुआ। जलवायु का सही सूचकांक प्राकृतिक वनस्पति होते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोगों को कुछ ना कुछ अवश्य समझ में आया होगा और यह वीडियो आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका अदा करेगा। नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।